Hello, everybody. Welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra, and welcome back to my channel. In this video, I will discuss with you about the Advocate General for the state. Because in the previous video, I discussed with you about the Attorney General of India, and this topic is very much related to it. So I thought of completing this one first with you. So, like for the whole country, you have the Attorney General of India who looks after all the legal matters, gives legal advice to the central government. Similarly, for all the states, there is one Advocate General. ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली है अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसके पावर्स, फंक्शंस, इफ़ यू सीन दैट देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली सिंपल फॉर यू. इट विल बी लाइक अ केक वॉक, क्योंकि आप वो सब पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो. बस यहाँ पे कुछ पोस्ट डिफरेंट है, यहाँ पे आर्टिकल का नंबर डिफरेंट है, रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई वुड highly recommend you to first switch on to that one, watch that thoroughly, and then come back to here. Now let's get started. So like I have discussed with you before as well, like we normal people, if we have a dispute with somebody, if we have to file a case in the court against somebody, we have to hire the services of any lawyer, because we the normal people do not know about the technicalities of law. कानून का मतलब क्या है, कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा, क्या प्रोसीजर होगा, कौन से कोर्ट में केस फाइल होगा, वी डू नॉट नो. सो वी हैव टू हायर द सर्विसेज ऑफ अ लॉयर. सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे केसेस होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केसेस होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट खुद भी बहुत सारे केसेस फाइल करती है. तो इन दैट केस स्टेट को लीगल एडवाइस करने के लिए, स्टेट के बिहाफ पे केस फाइल करने के लिए, जो केसेस स्टेट के अगेंस्ट फाइल हुए हैं उस केसेस में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, जिस वकील की नियुक्ति की जाती है संविधान के हिसाब से, दैट एडवोकेट इज कॉल्ड द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट. कुछ लोग ऑफ द स्टेट बोलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे, इट इज़ फॉर द स्टेट. आई होप दिस मच इज़ क्लियर. अगर हम इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से देखें कि जो रैंकिंग होती है अलग अलग पोस्ट्स की इंडिया में, तो एडवोकेट जनरल कौन सी पोजीशन पे आता है. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मैंने आपको पोजीशन बताई थी, इट इज़ 11th. सो नंबर 1 रैंक इज़ ऑफ द प्रेसिडेंट, सेकंड इज़ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड इज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ऐसे करते करते जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसकी 11th रैंक होती है, जिस रैंक पे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं. अगर हम एडवोकेट जनरल्स फॉर द स्टेट देखेंगे तो इसकी जो रैंक है वो 25th होती है. टोटल 26 रैंक में 25th नंबर पे आता है. ठीक है. You should also know about the Advocate General, which is very general information, but a lot of people do not know, is whether the Advocate General is a public body or a public authority. Attorney General के केस में हमने देखा था, it is not a public authority. Why? क्योंकि जो इसका अपॉइंटमेंट है वो तो प्रेसिडेंट करता है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन उनका जो ड्यूरेशन है, उनका जो कार्यकाल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिक्स्ड नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही बोलता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है शैल होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो अपनी पदवी पे कार्यरत रहेंगे, वरना उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा. राइट. जब उनकी ड्यूरेशन ही फाइनल नहीं है, ठीक है, जब उन्हें यही नहीं पता कि भैया मैं अपने ऑफिस में इतने साल के लिए फिक्स्ड हूँ, तो वो पब्लिक बॉडी नहीं है. तो पब्लिक बॉडी नहीं है तो उनके अगेंस्ट आरटीआई भी फाइल नहीं हो सकती, और वो अपने प्राइवेट मैटर्स भी ले सकते हैं. अब हम वही चीज़ को एडवोकेट जनरल पे अप्लाई करते हैं. एडवोकेट जनरल जो है वो भी एक पब्लिक बॉडी नहीं है, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करता है. जैसे अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट में कौन होता है, राज्यपाल, गवर्नर. तो जो एडवोकेट जनरल है उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, और उनका भी ड्यूरेशन तब तक ही है जब तक गवर्नर प्लीज़ करेगा, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. क्योंकि एक तो इनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, इसलिए भी हम इनको पब्लिक बॉडी नहीं बोलते. तो इनके अगेंस्ट भी आरटीआई नहीं लगती, इनके अगेंस्ट भी आप कोई रिट इशू नहीं करा सकते. ठीक है. बट इसमें एक एक्सेप्शन हो सकती है एडवोकेट जनरल के केस में. वो क्या हो सकती है, एक प्रोविज़न कराऊंगी मैं आपको सीआरपीसी का. ठीक है. सीआरपीसी का हमारे पास सेक्शन 24 है. सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विच इज़ पीपी. पीपी भी एक लॉ ऑफिसर होता है जैसे एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है. कैसे करती है वो,
कैसे अपॉइंट करती है वो? इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो जो पीपीज़ का अपॉइंटमेंट होता है, पीपीज़ का काम क्या होता है? कोर्ट में, हाई कोर्ट लेवल पे जो अक्यूज्ड है, अक्यूज मतलब जो क्रिमिनल केस जिसके ऊपर हमने फाइल किया, जो हम कह रहे हैं कि इसने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है, ठीक है, उसके खिलाफ, और किसके बिहाफ पे? विक्टिम के बिहाफ पे, जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है। क्रिमिनल लॉ में हम कहते हैं ना कि जो कोई भी क्राइम होता है तो मान लिया जाता है कि वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। तो विक्टिम के बिहाफ पे जो सरकारी वकील होता है उसको हम पीपी बोलते हैं, ठीक है, जो कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट केस लड़ता है। तो जो पीपी है, सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से वो एक एडवोकेट जनरल भी हो सकता है। अब इसके अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो पूरी कंट्री का एक ही है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मैंने आपको पिछले वीडियो में रूल्स कराए थे वही एप्लीकेबल है। लेकिन जो एडवोकेट जनरल का पोस्ट है वो हर स्टेट का डिफरेंट है। तो कुछ स्टेट अपने लॉ मैनुअल के हिसाब से वो जो भी रूल्स निकालते हैं अपने 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 लॉ ऑफिसर्स के लिए, तो उसमें वो किसी एडवोकेट जनरल को पीपी का काम भी दे सकते हैं। अब जैसे ही कोई एडवोकेट जनरल अगर हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल स्टेट के बिहाफ पे क्रिमिनल केसेस भी लड़ रहा है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में भी वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब वो पीपी की तरह काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक बॉडी बन गया, कहीं ना कहीं वो पब्लिक सर्वेंट बन गया, राइट। तो जनरली हम देखेंगे तो ही इज़ नॉट अ पब्लिक पर्सन, लेकिन अगर वो पीपी की तरह काम कर रहा है तो उन सिचुएशंस में एडवोकेट जनरल माइट बी कंस्ट्रूड एज अ पब्लिक बॉडी और अ पब्लिक सर्वेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में उसको पीपी अपॉइंट किया जाए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट स्टेट्स। वाई? because every state has their own advocate general, so they can make their own rules. You have to be very clear about it. Attorney General of India, one for the country, so uniform rules throughout, but for different states the advocate general might be governed by different rules altogether, लेकिन उनके जो जनरल अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर है वो सेम ही है, ठीक है। अब हम प्रोविजन पे आते हैं, इसको बहुत ही आराम से समझेंगे, और अगर आपको कुछ भी अब तक डाउट फील हो रहा है यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन टेक दैट अप। और ये जो मैटर्स है ना, जो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट जनरल, किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो मैटर जो है किसी भी तरीके का हो सकता है, वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल मैंने अभी आपको बताया वो पीपी का काम भी कर सकता है, क्रिमिनल मैटर भी हो सकता है, वो कोई रेवेन्यू मैटर भी हो सकता है, ओके। Now, Article 165 talks about the appointment of the Advocate General. अब हम इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जो हमने अटॉर्नी जनरल का प्रोविज़न किया था। अगर आपको याद है, एनीबडी इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने अटॉर्नी जनरल का प्रोविज़न किया था वो था आर्टिकल 76 के तहत एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। जब आप किसी भी सेंट्रल पोस्ट की बात करते हो और संविधान में अब आपको स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो यूजुअली 89 आर्टिकल्स का डिफरेंस होता है। हर केस में नहीं होता, बट कुछ केसेस में होता है, ज़्यादातर में। तो अगर आप उसमें 89 प्लस करोगे तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्ट स्टेट के लिए है आपको उसका प्रोविज़न मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 76 जो था वो बता रहा था कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। अब 76 में हम 89 प्लस कर देते हैं, कितना हो गया? 165 हो गया। आई एम बैड एट मैथ, 165 हो गया। तो 165 पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो गया? एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट हो गया, तो उसकी बात की गई है। एक और प्रोविज़न बताती हूँ, मैंने आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के एक्स्ट्रा पावर्स एंड फंक्शंस कहाँ दिए गए हैं, वो आर्टिकल 88 में है, मैंने आपको बताया था। अब सिमिलरली जो एडवोकेट जनरल है उसके एक्स्ट्रा प्रोविज़न कहाँ दिए गए होंगे? 88 में हम 89 प्लस कर देते, तो क्या बन गया? 177। तो अगर आपको अटॉर्नी जनरल के याद हो गया आर्टिकल 76 और 88, तो हम उन दोनों में 89 ऐड कर देंगे, तो एडवोकेट जनरल के क्या प्रोविजंस बन गए? 165 एंड 177, ओके। ये दो तो आप याद कर ही लीजिएगा। अब हम आर्टिकल 165 को डिस्कस कर रहे हैं, सेम वे हम करेंगे, और दिस इज ओके। सो इट स्टार्ट्स विथ द गवर्नर शाल अपॉइंट। तो कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। जैसे अटॉर्नी जनरल में कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहा था। शाल अपॉइंट, आपको समझना पड़ेगा शाल का मतलब क्या है, दैट इट्स मैंडेटरी। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर को करना ही पड़ेगा अपॉइंट। इट मीन्स अगर एक पुराने एडवोकेट जनरल को आपने उसकी पोस्ट से हटा दिया है तो आपको दूसरे को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सो वन एडवोकेट जनरल शुड ऑलवेज बी देयर इन अ स्टेट, ठीक है। शाल अपॉइंट, अगेन अपॉइंटमेंट होगा इसका, नॉमिनेशन नहीं होगा। जैसे एंग्लो इंडियंस का लोकसभा में
उनका नॉमिनेशन होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। ओके, अपॉइंटमेंट के बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। कुछ प्रावधानों में आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट शाल अपॉइंट बाय वारंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी अपॉइंटमेंट जहाँ पे वर्डिंग्स ये है कि द प्रेसिडेंट शाल अपॉइंट सो एंड सो पर्सन बाय वारंट? अगर आपने मेरी सब वीडियोस देखी हैं, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका मेयर अपॉइंटमेंट नहीं होता। इट सेज अपॉइंटमेंट बाय वारंट। सिमिलरली अगर आप सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट देखोगे, उसमें भी लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट शाल अपॉइंट बाय वारंट। बट इस केस में अटॉर्नी जनरल के केस में भी और एडवोकेट जनरल के केस में भी जस्ट अपॉइंट है, बाय वारंट नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज आपके जो भी सिविल सर्विसेज के पेपर्स होते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आई एम कंटिन्यूइंग रीडिंग इट। सो द गवर्नर ऑफ द स्टेट शाल अपॉइंट, तो हर स्टेट का, हर राज्य का जो राज्यपाल है वो अपॉइंट करेगा। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी कराई थी, गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो जैसे प्रेसिडेंट कुछ काम करता है तो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनका हेड क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। सिमिलरली हर स्टेट का जो गवर्नर है उसको भी अपॉइंट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मंत्रिमंडल होता है, जो कि उस स्टेट का होता है, जिसका हेड कौन होता है, CM। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है, इसको भी हम आर्टिकल्स को रिलेट करते हैं। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को जो है कौन एडवाइस करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब वो आर्टिकल 74 है। 76 में लिखा है कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। 2 आर्टिकल का डिफरेंस है, मतलब अटॉर्नी जनरल होगा वो 76 में था, उससे 2 आर्टिकल पहले लिखा था कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम चीज़ को हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। आर्टिकल 165 में आपको करा रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि एक एडवोकेट जनरल होगा। इससे हम 2 आर्टिकल पहले चलते हैं। इसमें वही बात लिखी हुई है कि हर गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रही हूँ जो आपको याद करने में हेल्प करेंगे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पे भी 2 आर्टिकल के बाद AGI का अपॉइंटमेंट था, यहाँ पर भी गवर्नर के लिए COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके 2 आर्टिकल के बाद एक एडवोकेट जनरल की बात की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली चीज़ों को याद रख सकते हैं, एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट इन योर लाइफ इफ़ यू नो दिस बेसिक ट्रिक्स। सो नाउ कमिंग बैक टू द प्रोविजन, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शाल अपॉइंट। गवर्नर मतलब द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट विच इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर shall actually appoint, किसको अपॉइंट करेंगे, the advocate general, who is qualified to be appointed a judge of a high court। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि वो किसी भी हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य है। अटॉर्नी जनरल में क्या किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कौन है जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होता है। इसके जो प्रोविजंस हैं, इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 2। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन किस में थी, आर्टिकल 124 का क्लॉज 3, पर यहाँ क्या है, आर्टिकल 217 का क्लॉज 2। अब आप सोच रहे हो कि क्या इन दोनों में भी 89 का डिफरेंस है। सो आई टोल्ड यू, हर जगह वो ट्रिक काम नहीं करती, पर यहाँ इसीलिए यहाँ पर भी 89 का डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप 217 और 124 में डिफरेंस देखोगे तो 93 आर्टिकल का डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है कि वो ट्रिक जो है वो हर जगह काम नहीं करती, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे काम करती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, या तो आप 10 साल आपने हाई कोर्ट में वकालत करी है, यू बिन एन एडवोकेट एक हाई कोर्ट में या अलग अलग हाई कोर्ट्स में फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड, उससे सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड देन यू प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट इन 1 और मोर हाई कोर्ट्स फॉर 10 ईयर्स, और आप किसी स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में 10 साल तक कार्यरत रहे हैं, मतलब यू हैव सर्व्ड एज अ जुडिशियल ऑफिसर, जज की तरह आप किसी भी स्टेट में रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहीं के भी डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, उससे कोई लोअर में भी रहे हैं, बस आपका 10 साल का जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं तभी आपको एडवोकेट जनरल बनाया जाएगा, ठीक है, या आप रिटायर हो चुके हैं, बट अगर आप योग्य हैं यू कैन बी टेकन फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। दिस इज क्लॉज 1। लेट्स कम टू क्लॉज नंबर 2।
So clause 2 says that it shall be the duty of the advocate general. अब उसके क्या क्या काम होंगे? फर्स्ट, टू गिव एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट. जिस स्टेट का वो एडवोकेट जनरल है उनको वो एडवाइस देंगे. किस पे एडवाइस देंगे? जो भी लीगल मैटर्स या जो भी लिस्ट ऑफ वर्क है जो उन्हें गवर्नर बताएगा. तो गवर्नर उन्हें बताएगा कि भैया, मतलब गवर्नर बता क्या रहा है, उसके नाम पे काम जाएगा एडवोकेट जनरल को कि भैया इस स्टेट में ये मैटर्स हैं, ये लीगल मैटर्स हैं जिसपे हमें आपकी एडवाइस चाहिए, या इस केस में आप हमें रिप्रेजेंट करेंगे. एक तो हमारा वेरी सिंपल ये काम हो गया. दूसरा क्या इसका काम होता है एडवोकेट जनरल का? टू डिस्चार्ज दोज फंक्शंस विच हैव बीन कॉन्फर्ड ऑन हिम अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नर ने जो काम बताए, लीगल काम बताए, उसके अलावा इस संविधान के अंतर्गत जो भी एडवोकेट जनरल के काम है उसको वो काम भी करने होंगे. अब वो काम कौन से हैं वो मैंने आपको अभी बताया. हम आर्टिकल 177, जैसे अटॉर्नी जनरल के जो थे काम वो आर्टिकल 88 में थे, हमने 89 प्लस किया, हम आ गए 177 पे. तो 177 के हिसाब से संविधान में एडवोकेट जनरल को एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं जो कि इसको करने हैं. अब वो एक्स्ट्रा काम क्या है? एक्स्ट्रा काम यह है कि जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ पीपल में स्पेसिफिकली राइट ऑफ ऑडियंस ले सकता था, मतलब कोई भी प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकता था, लोकसभा की किसी भी कमेटी का पार्ट बन सकता था, अपना व्यू दे सकता था, वोट नहीं दे सकता था. लेकिन सिमिलरली जो एडवोकेट जनरल है वो स्टेट असेंबली में उसका पार्ट बन सकते हैं. ठीक है, कोई भी बिल पास हो रहा है, किसी भी कानून पे चर्चा हो रही है, तो वो अपना ही हैज़ अ राइट टू स्पीक इन. जैसे मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर, एमएलए जो भी है, उसी के एट पार एडवोकेट जनरल का काम होता है. कहाँ पर? स्टेट असेंबली में, परिषद में, विधान परिषद में. परिषद अगर सभा दोनों है वहाँ पे किसी स्टेट में, या अगर एक ही हाउस है, डिपेंड करता है, तो वहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकता है, राइट टू ऑडियंस सुन सकता है, अपना व्यू पॉइंट भी रख सकता है, वहाँ पे किसी भी कमेटी का मेंबर बन सकता है. लेकिन सेम राइट टू वोट नहीं है. तो ये तो इसका काम हो गया जस्ट लाइक अ मिनिस्टर. तो अब हमने दो चीज़ें देख ली जो कि एडवोकेट जनरल कर सकता है. पहला, स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देगा और वो सारे लीगल काम करेगा जो उसे गवर्नर बताएगा. सेकंड, संविधान में उसको जो भी बाकी काम दिए गए हैं वो सारे काम करेगा. वो मैंने आपको करा दिया आर्टिकल 177. तीसरा का क्या काम बोलता है? तीसरा काम बोलता है और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. मतलब तीसरा, अगर वो पर्टिकुलर स्टेट जिसका वो एडवोकेट जनरल है, अगर वो कोई कानून पास करके उसे कुछ और काम देते हैं तो वो सब काम भी करेगा. अब हम देखते हैं ये कौन से काम है. मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बताया कि इस सिचुएशन में अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग अपना लॉ पास कर सकती है. तो कुछ स्टेट में एडवोकेट जनरल को हम कुछ एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं जो आप देखोगे कि शायद बाकी स्टेट में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेट जनरल को असिस्ट करने के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल्स भी हो सकते हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी हो सकते हैं. अब उनका जब अपॉइंटमेंट होता है तो उनकी जो सैलरी होगी, उन्हें क्या काम दिया जाएगा. कुछ स्टेट्स में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है एडवोकेट जनरल को बिठा के उसका एडवाइस मांगती हैं. कुछ स्टेट्स में एडवोकेट जनरल को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, राइट, कि बाकी लॉ ऑफिसर्स को क्या काम करना है. तो अलग अलग स्टेट्स अपनी अलग अलग उनकी लॉ मैनुअल्स होते हैं. लॉ मैनुअल्स बोलो उन्हें, या लॉ रिमेम्बरेंसेस बोलो. उसके अलावा डिपार्टमेंटल मैनुअल्स भी होते हैं अलग अलग स्टेट के. जैसे अभी मैं उड़ीसा का देख रही थी तो उसमें एडवोकेट जनरल को काफ़ी पावर्स दी गई हैं स्टेट ऑफ उड़ीसा में, राइट. तो जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हों या बाकी लॉ ऑफिसर्स हो, उनके अपॉइंटमेंट में उन्हें क्या काम देना है, क्या डेलीगेट करना है, वो सब कुछ एडवोकेट जनरल का काम होता है. बाकी जितने भी लॉ ऑफिसर्स जो भी काम कर रहे हैं वो सब एडवोकेट जनरल को रिपोर्ट करते हैं. तो अलग अलग स्टेट के डिपार्टमेंटल मैनुअल के हिसाब से, लीगल रिमेम्बरेंसर के हिसाब से, लॉ मैनुअल के हिसाब से अलग अलग एडवोकेट जनरल को अलग अलग काम दिए जा सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ वर्किंग इन दैट वेरी स्टेट. कूल, इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर आपको किसी स्टेट के स्पेसिफिकली देखने हो, यू कैन ऑलवेज चेक इट ऑनलाइन. इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के लॉज में ये भी लिखा होता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट कौन कौन से टाइप के प्राइवेट मैटर्स नहीं ले सकता. जैसे मैंने आपको अटॉर्नी जनरल का कराया था कि अटॉर्नी जनरल कोई ऐसा मैटर पिकअप नहीं करेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, क्योंकि एज एन अटॉर्नी जनरल वो खुद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील है. अब उसने कोई प्राइवेट पार्टी जिसका वो केस ले रहा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस डाल रही है, तो वो नहीं ले सकता ना एजीआई. सिमिलरली एडवोकेट जनरल भी कोई ऐसा मैटर नहीं लेगा जो उसी स्टेट के अगेंस्ट है जिस स्टेट का वो खुद ही एडवोकेट जनरल है, राइट. तो इस तरीके से कुछ
कुछ मैटर्स वो नहीं पिक कर सकता। बेसिक टेस्ट ये होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एक केस में मैं आपके फेवर में हूँ, दूसरे केस में मैं आपके अगेंस्ट हूँ, इट के नॉट हैपन। क्योंकि अगर मैं आपके फेवर में कुछ काम कर रही हूँ तो मेरे पास आपकी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन है। अगले केस में अगर मैं आपके अगेंस्ट हूँ तो क्या पता मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट यूज़ करूँ, right? So there should be no conflict of interest. So that ways there are fewer matters, fewer situations जहाँ पे एडवोकेट जनरल प्राइवेट पार्टी का कोई ऐसा केस नहीं लेगा जो उसकी ड्यूटी एज एन एडवोकेट जनरल के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, राइट? सिंपल. Now come to the third clause of Article 165. It says the Advocate General shall hold office ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. मतलब जब तक गवर्नर चाहेगा. गवर्नर मतलब आर्टिकल 163 के हिसाब से जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर चाहेंगे, तो जब तक वो उसकी सर्विसेज से खुश हैं, बहुत बढ़िया. जब वो सर्विसेज से खुश नहीं है, ही कैन बी किक्ड आउट ऑफ द ऑफिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इसका एक और इंटरप्रिटेशन हम ये भी कर सकते हैं कि जब एडवोकेट जनरल खुद से भी रिज़ाइन करना चाहे तो भी वो अपना रेजिग्नेशन जो है गवर्नर को दे सकता है. कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता. जैसे कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अगर उनके पद से हटाना है तो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वोटिंग होती है. यहाँ कुछ नहीं है. ये कभी भी निकाल देगा गवर्नर उनको, और वो खुद भी एडवोकेट जनरल कभी भी अपना रेजिग्नेशन दे सकता है. एंड shall receive such remuneration as the governor may determine. और इनकी सैलरी क्या होगी, इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होगी, वो सब भी गवर्नर ही बताएगा. तो आपने देखा होगा सब कुछ सेम है जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है, पर वहाँ पे हर चीज़ प्रेसिडेंट के नाम पे होती है. ठीक है. और वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट उसके बाकी काम के लिए कानून बनाता है. यहाँ पर हर चीज़ जो है गवर्नर के नाम पे होती है, और इनके बाकी फंक्शंस और ड्यूटीज़ के लिए उसकी स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है. ठीक है. एक चीज़ हम और जान लेते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 165 में कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट हर स्टेट के लिए किया जाएगा, तो क्या जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनका भी एडवोकेट जनरल होता है या हो सकता है? सो येस, द यूनियन टेरिटरीज कैन ऑल्सो हैव देयर एडवोकेट जनरल. ओके. दिल्ली का डिफरेंट है बिकॉज दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. ठीक है. तो आर्टिकल 239 का ए उसमें केस भी फाइल हुआ है, और उसमें यही बोला गया है कि क्योंकि दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है और दिल्ली के लेजिस्लेचर के पास कुछ स्पेशल पावर है, तो उस पावर को इस्तेमाल करके वो दिल्ली के लिए भी एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर सकता है. क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे बहुत मैटर्स होते हैं जहाँ पर आपको लीगल एडवाइस चाहिए होती है. एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर यूनियन टेरिटरी में एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो गवर्नर के नाम पे नहीं होगा, क्योंकि यूटीज़ में कोई गवर्नर नहीं होता ना. यूटीज़ में कौन होता है? लेफ्टिनेंट्स होते हैं. तो जो लेफ्टिनेंट बोलो या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलो, उनके नाम पे नियुक्ति होती है. ठीक है. सो नॉट लाइक नॉर्मल स्टेट में गवर्नर होता है, फॉर यूटीज़ इट विल बी इन द नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर. एक केस भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपको ब्रीफ में बता देती हूँ केस का नाम, इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन. सो द केस इज कॉल्ड State of UP and others versus UP State Law Officers Association of 1994. Okay. इस केस में कुछ जनरल चीज़ों पे चर्चा की गई थी. जैसे एडवोकेट जनरल है, वो भी एक लॉ ऑफिसर है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी एक लॉ ऑफिसर है. ठीक है. तो इस केस में क्या हुआ था, बहुत सारे आई थिंक 24-25 लॉ ऑफिसर्स को एक ही स्ट्रोक ऑफ पेन से उनके पद से हटा दिया गया था. क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि जैसे एडवोकेट जनरल है वो एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर काम करता है, तो जैसे बाकी लॉ ऑफिसर्स भी हैं वो तो इससे एडवोकेट जनरल से भी बिलो हो गए, तो उनको वो भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उन्हें कभी भी निकाल दिया जाता है. तो क्या ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप जा सकते हो और आप चैलेंज कर सकते हो कि भैया हमें जो हमारे आपने पद से हटाया है ये आर्बिट्ररी है, ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, आपने हमें एक बार मौका भी नहीं दिया, आपने हमें नोटिस भी नहीं दिया, आपने तो हमें यूं ही काम से निकाल दिया. राइट. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एट लेंथ डिस्कस किया था कि क्या इस तरीके से इनको निकाला जा सकता है. तो कोर्ट ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की थी कि भैया ये जो पोस्ट्स होती हैं जैसे एडवोकेट जनरल हो गया या बाकी लॉ ऑफिसर्स हो गए, ये सब एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स होते हैं, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स नहीं हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आप रेमेडी नहीं ले सकते कि जैसे संवैधानिक पदों को दी गई है. बट हाँ, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जा रहा है, आर्बिट्रेरली आपको यूं ही निकाल दिया, देन यू कैन कम बिफोर द
सुप्रीम कोर्ट के पास आप तब जा सकते हो। तो ये केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एट लेंथ इतनी ज़्यादा डिस्कशन हुई थी अबाउट एडवोकेट जनरल एंड बाकी लॉ ऑफिसर्स के बारे में, उनके जो उनका टेन्योर है ताकि वो सिक्योर्ड रहे, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू हुई थी कि भैया इनको ऐसे ही मत निकालो। ठीक है, माना कि वो एट द प्लेजर ऑफ अपना गवर्नर या एट द प्लेजर ऑफ अपना जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके तब तक अपना कार्यकाल इनका चलेगा, बट एटलीस्ट उन्हें नोटिस तो दो, राइट। और कुछ स्टेट्स के जो रूल्स थे एडवोकेट जनरल के लिए वो भी डिस्कस किए गए थे। कुछ स्टेट के हिसाब से है कि भैया इतना टाइम तो आप हर एक लॉ ऑफिसर को दोगे कि अपने आप को प्रूव करे। 1 साल का टाइम तो भैया उनका बनता ही है ना। आप 2 महीने में आप किसी को जज नहीं कर सकते और आप किसी को ऐसे निकाल भी नहीं सकते। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑफ 1994. यू मस्ट ऑल रीड अबाउट इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. I know I could have made it really shorter, but I wanted to really clear the concepts because अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए फिर भी कम इन्फॉर्मेशन है। एडवोकेट जनरल कहने को लेसर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू अटॉर्नी जनरल, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है क्योंकि इसका काम पीपी वाला भी हो गया, ये क्रिमिनल साइड पे भी केसेस देखता है, प्लस अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल भी हो गया, फिर इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है वो भी हो गया, right? So I wanted to discuss everything with you. So if you liked my video, you can hit on the like button, you can share it with your friends, and then do let me know if you really liked it. You can just write in a comment. It could be critical also, it could be good also. I just want your honest opinion. Thank you, bye bye, take care and stay safe. See you.